जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को 2 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने दफा 370 को तो खत्म कर दिया, मगर कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी अभी तक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अब उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। पेश दिल्ली से खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता 30 सालों से राजेंद्र कौल प्रेमी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कश्मीर और अपने वतन सोफशाली अनंतनाग के छूटने का दर्द कभी नहीं भुला सके। सियासी हालात के पेश नजर उम्मीदें बढ़ती और टूटती रहीं। 15 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर वापसी की उम्मीद जागी थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि अब तक कुछ भी नहीं बदला, बस इसी उम्मीद पर जिए जाते हैं कि हम अपने वतन लौट सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऑन द ग्राउंड स्थिति में उतनी फ़र्क आ गई है कि एक माहौल सा बने जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है या और भी कुछ लोग हैं जो विस्थापित हो गए हैं, उनके वापस जाने की कोई ऐसी अभी सिचुएशन हुई है। हाँ, ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर में, स्टोन पेल्टिंग में और बाकी चीज़ों में, दहशतगर्दी में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। 32 साल हुए, कोई मुझे ये बताए कि इन 32 सालों में राष्ट्रीय सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने कितनी पहल की है, उनको वापस जाने के लिए कितना सरकार ने इसके लिए पहल की। 30 साल गुजर गए, लेकिन राजेंद्र कौल प्रेमी अब तक अपने गांव छोड़ने का दर्द नहीं भूल पाए हैं। इन्हें अब भी याद है कि कैसे इनके वालिद सर्वानंद कौल प्रेमी और भाई वीरेंद्र कौल प्रेमी को अप्रैल 1990 में कत्ल किया गया था। कमीशन इंक्वायरी का फैसला समेत सब कुछ हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। 2018 की अक्टूबर में एक मीटिंग हो गई, एडवाइज़र साहब ने बुलाई वहाँ पे श्रीनगर में, सेक्रेटरीट में, मैं भी उसमें शामिल रहा। मीटिंगें हुई, डिसीजन भी हो गए, लेकिन गुफ्तम शनीदम बर्खास्तम, फाइलों में वो कागज़ रह गए, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन ऑफ एक्शन नहीं हुआ, न ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग्स। राजेंद्र अकेले नहीं है, बल्कि इनके जैसे सैकड़ों खानदान दिल्ली में रह रहे हैं। कश्मीरी समिति दिल्ली के नायब सदर संजय कौल और सेक्रेटरी अशोक की भी यही कहानी है। सरकार को हमसे बात नहीं कर रही है, सरकार खुद जो उनका दिल चाहता है वही कर रही है। कश्मीरी पंडितों के लीडरों से नहीं वो बात कर रही है, जो बेसिकली जो लोग जाना भी चाहते हैं, जो वो उनकी जो डिमांडें हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि हमें जेनोसाइड डिसाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी हमारी डिमांड है कि हम एक जगह रहना चाहते हैं, क्योंकि हम गड़ी गड़ी भागने के लिए नहीं हैं, बेर बकरियां नहीं हैं, हमें वो भगा दें। फिर अभी कोई उम्मीद तो है नहीं, अभी इतना टाइम हो गया, 370 भी हट गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कोई रास्ता भी नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं है। आज एक मीडिया पे, सोशल मीडिया पर केंद्र मंत्री लेखक उसने एक बयान दिया था कि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से आए, जैसे बिहार से कोरोना में आए लोग यहाँ आए वापस चले गए, उसने स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे ये भी जाएंगे, गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, जैसे ऐसे हमने थोड़ी रोका है, आप जाओ अपनी मर्जी जाओ आप जाओ। लेकिन हमारी वहाँ तो हमारी कहानी तो डिफरेंट है, उसको पता नहीं कश्मीरी पंडितों की कहानी क्या है, वे कैसे निकाले गए वहाँ से मिलिटेंट के द्वारा, कैसे क्या हालात है उनका वो स्टेटमेंट उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसे सोशल मीडिया पे, ये गलत है। उनके मतलब कि इनका कोई पॉलिसी नहीं है हमारे लिए, कोई नहीं, वरना वैसे वो स्टेटमेंट देते नहीं वो। कश्मीर हो या फिर दिल्ली, हुकूमतें आती जाती रही हैं, लीडर बदलते रहे हैं, फैसले होते रहे हैं, लेकिन आज भी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कश्मीरी पंडित बेघर के तौर पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं और आज तक इनकी वतन वापसी नहीं हो सकी है। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। लगभग 4 महीने पहले जम्मू कश्मीर एलजी ने तमाम सरकारी दफ्तरों पर कौमी परचम लहराने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद कठुआ में जिला इंतजामिया ने सभी सरकारी ऑफिसों पर तिरंगे लगा दिए थे। लेकिन चंद महीने के बाद ही सरकारी दफ्तरों पर कौमी परचमों की तौहीन का सिलसिला शुरू हो गया। कठुआ के इन दफ्तरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कौमी परचम की तौहीन की जा रही है। इस मामले में खामोश तमाशाई बने रहने का जिला इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया गया है। लोगों और समाजी कारकुनों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लाखों कुर्बानियों के बाद ये तिरंगा हमें मिला है। जितने भी फ्लैग्स हैं उसमें तकरीबन बहुत से जो फ्लैग है वो ख़राब हुए नज़र आ रहे हैं,
तो ये इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है और सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं जिनके सर के ऊपर नेशनल फ्लैग रखा गया है, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए और उसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए। अगर वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो ख़राब हो जाता है या किसी तरीके से भी उसकी नेशनल फ्लैग की जो बेरुमती होती है, तो वो राष्ट्र के लिए भी कोई गर्व की बात नहीं है और उनकी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और उनको सही और मान सम्मान जो है वो नेशनल फ्लैग को मिलना चाहिए। दुख की बात भी है कि आप मेरे पीछे एक तिरंगा लहराता हुआ देख रहे हैं। तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए मौके पे तिरंगा लगाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद तिरंगे को देखता तक नहीं। एक तो झुका हुआ तिरंगा है और दूसरा फटा और कटा हुआ है। बड़े दुख की बात है। और है किस जगह पे? बिल्कुल जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने, गेट के सामने। अगर यहाँ पे ये हालत है तो बाकी बिल्डिंग की, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग हैं जहाँ पे मैंने खुद देखे हैं, वहाँ मैले कुचले और फटे हुए तिरंगे लहराए जा रहे हैं। भाई कुर्बानियों का प्रतीक है। ऐसे ये आज़ादी नहीं मिली थी, स्वतंत्र देश हुआ था, लेकिन आज उस आज़ादी की कीमत आप ऐसे मतलब इस तरह अपमानित करोगे। राज्यसभा के साबिक मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने बीजेपी के साथ शमूलियत की खबर को मुस्तरद कर दिया। लावे कहते हैं कि मुफ्ती सईद के इंतकाल के बाद पीडीपी का शिराजा बिखर गया। उन्होंने कह दिया कि वो कभी पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने इशारा दिया कि वो जल्द ही किसी पार्टी से वाबस्ता हो जाएंगे। हमारे सेंटर में, हमारे मुल्क में सरकार चला रही है। अगर मैं कल फिर एमपी बनूंगा तो मुझे फिर उनके पास ही जाना है, लेकिन मुझे कभी नहीं सोचा है कि मैं बीजेपी जाऊं और मेरा जहन भी नहीं है। या ऐसे नहीं जाना पड़ता है किसी पार्टी में, अपने घर वालों से पहले, फिर अपने हमदर्दों से, फिर वर्करों से, फिर जो अच्छे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये फ्यूचर हमारा कहाँ है, उनके साथ बात करें। किसी ने मुझे नहीं बोला कभी आज तक कि आप बीजेपी में जाइए। पीडीपी से मैं निकल गया। अब तो पीडीपी के साथ नहीं हूँ मैं, अब तो बहुत हो चुका है। अब मैं पीडीपी बात ही नहीं करूँगा। जो करना है उनको वो कर देंगे। मैं न उनके खिलाफ हूँ, न मैं उनके फेवर में हूँ। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊँगा और अब पॉलिटिकली मैं यहाँ के गरीब आवाम की खिदमत करूँगा। मरकजी हुकूमत के ईट राइट प्रोग्राम को लागू करने के हवाले से श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। एडीसी श्रीनगर हनीफ बाल्खी ने इस मीटिंग की सरबराही की। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और आईसीडीएस के नुमाइंदे शरीक रहे। कश्मीर में गैर मयारी अशिया खुर्दनी बेचने वालों पर रोक लगाने के उमूर को कतई दे दी गई। लोगों को साफ और सेहत बख्श ग़िज़ा से मुताल्लिक़ जानकारी देने के प्रोग्राम भी तश्कील दिए गए हैं। अफसरान ने आम शहरियों पर जोर दिया कि वो भी जंक फूड्स का रुझान ख़त्म कराने में अपनी तरफ से ताउन करें। मेन मुद्दा मकसद ये है कि डाउन द लाइन एक मैसेज चली जाए लोगों तक, एक कंज्यूमर तक, कि क्या उनको खाना है, क्या नहीं खाना है। इस प्रोग्राम के तहत हमें दो किस्म की एक्टिविटीज़ करनी है। एक हो गया जो हम रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, जो हम कोर्स मेजर्स लेते हैं, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सैंपल्स उठाते हैं, या वहाँ उनको जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको एजुकेशन भी देते हैं साथ साथ में। मगर हमें इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना है। सिक्किम्स का उन्होंने जो यहाँ पर एक सर्वे की, उसमें उन्होंने ये पाया कि आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन 1 इज़ ओबेस और ओवरवेट। वो क्यों ओबेस या ओवरवेट है? इसलिए है कि वो जो बच्चे हमारे हैं वो इस वक्त जो है वो जंक फूड खाते हैं। जंक फूड हम किसको कहते हैं? उसमें साल्ट, शुगर और जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है। वाइलेस जो उसमें न्यूट्रेंट्स होने चाहिए, माइक्रो या मैक्रो, वो उसमें बहुत कम होते हैं। तो हमें ये भी एक स्कूल्स में हमें जाना है। तो हमारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे इस प्रोग्राम के तहत। तो सबसे गुजारिश रहेगी, पूरी सोसाइटी से गुजारिश रहेगी, आप बच्चों को सेफ खाना दे दीजिए, लोगों को सेफ खाना खिलाइए, होटल वाले सेफ खाएं। सब लोग ये जुर्माने से मीट वाले जो हैं, जो जिनको हम पूज बरादरी चिकन बरादरी खुदमुत माज दिन, साफ माज दिन, अल्लाह ताला करे बरकत। जो साफ चीज़ें आप लोगों को दिलेंगी तो इनाम देने के लिए अल्लाह ताला खुद मौजूद हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि पूरा साफ़ शफाफ सिस्टम एक हम यहाँ बना लें। ये डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करता है कि माँ बाप भी अपनी फैमिली की तरफ पूरा ध्यान दे दे, तो जब सेहत ठीक रहेगी तो माशरा ठीक। अंजुमन औक़ाफ़ ने कहा है कि जामा मस्जिद श्रीनगर में सफाई के काम जारी हैं। औक़ाफ़ के मुताबिक आइंदा जुमे को यहाँ बजमात नमाज अदा की जाएगी, लेकिन मुसल्लियान को कोविड ज़ाब्तों की सख्ती से पाबंदी करनी पड़ेगी। तिब्बी माहिरीन के मशवरों के मुताबिक जुमे के अलावा 5 वक्त नमाजों के लिए भी कोविड SOPs लागू रहेंगे और सभी को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ेगी। याद रहे कि वबाई सूरत हाल के चलते जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाज जुमा और इबादत के लिए तवील अरसे तक बंद रखा गया। अज़ीमुश्शान मस्जिद की सफाई में औक़ाफ़ के मुलाज़मीन और अमले ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम
ये काम अंजाम दिए गए।